हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के रिवीजन की। कल हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने राष्ट्रीय विज्ञान 2023 के लिए थीम डिसाइड की है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और अभी सुदर्शन पटनायक ने हॉकी की गेंदों से दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है ओडिशा में। आरआरआर को सर्वश्रेष्ठ मूल सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ऐसा जीतने वाली ये एशिया की पहली फिल्म बन गई है। हेनले पासपोर्ट की नई इंडेक्स जारी की गई जिसमें भारत की रैंक 85वीं है। और महेंद्र सिंह धोनी ने अभी हाल ही में के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का अनावरण किया है। और 750 से ज्यादा स्कूली छात्राओं के द्वारा बनाए गए आजादी सेट सैटेलाइट को स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा जो बनाया गया था, अब इसरो ने लॉन्च कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिस अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डेवन पिटोरियस जो कि साउथ अफ्रीका के एक ऑलराउंडर थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ विजेता अब्दुल रहमान राही का निधन हो गया है। इन्हें 2007 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज का करंट अफेयर। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को हम सभी देशवासी मनाते हैं नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी अपने संघर्षों और अपने कर्तव्यों की वजह से ये युवाओं में इंस्पिरेशन का काम तो करते ही करते हैं, देश के लिए भी, देश का मान बढ़ाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये शुरुआत हुई थी 1985 से। क्लियर है? अच्छा, इसकी थीम इस बार की 2023 की रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत, यानी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी का जब भी नाम आए तो आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो इन्होंने 1893 में शिकागो में दिया था भाषण, वो भाषण बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। दूसरा, इन्होंने ही की थी बेलूर मठ की स्थापना। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? इन्होंने ही की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने ही रामकृष्ण परमहंस मिशन चलाया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन कह सकते हो आप, रामकृष्ण मिशन चलाया था इन्होंने। रामकृष्ण मिशन के तहत ये अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ये भी पूछा गया है। तो अपने गुरु के विचारों को दुनिया भर में फैलाना इनका उद्देश्य था और इसी के लिए रामकृष्ण मिशन इन्होंने चलाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये है महत्वपूर्ण दिवस अभी तक के, जिनका कल भी रिवीजन हम लोगों ने किया था। तो आज आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% तक के आरक्षण की घोषणा करी हुई है। इसको मंजूरी दे दी है, ये बिल लाया गया था, इसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द हिंदू का, गवर्नर गेव नॉट टू 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर उत्तराखंड विमेन। उत्तराखंड अभी लगातार चर्चे में है जोशीमठ के कारण, जोशीमठ के कारण, ठीक है ना। और क्योंकि जोशीमठ लगातार ये सिंकिंग हो रहा है, तो फिलहाल के लिए एक और न्यूज उत्तराखंड से ही आई है महिलाओं के लिए, तो ये अच्छी ही खबर है। उनको हर प्रकार के सरकारी नौकरियों में 30% तक का आरक्षण मिलेगा, बस वो उत्तराखंड की निवासी हो या डोमिसाइल की हो। ठीक है, राज्य के बाहर कहीं भी निवास कर रही हो कोई बात नहीं है, बस उनका जो अधिवास है, वो मतलब निवास स्थान है, वो उत्तराखंड होना चाहिए। यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए 6 आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो ये विधेयक का नाम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। देहरादून और गैरसैंण दो इसकी कैपिटल है। देहरादून जो है ये है विंटर कैपिटल, विंटर कैपिटल, और गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है, या कहें ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसकी। उत्तराखंड आप यहाँ पर देख पाओगे, ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से। यहाँ के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड और नैनी झील, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, बहुत सारे ताल हैं यहाँ पर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क।
और यही भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आदि यहाँ पर है। माना नीति, लिपुलेख, दर्रे हैं प्रमुख। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ से। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से ये सन 2000 में टूटा था और एक नया राज्य बना था। आगे चल करके 2007 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया, इससे पहले उत्तरांचल हुआ करता था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो वो है कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनल। राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो सारंग 2023 ये आईआईटी मद्रास में आयोजित हुआ है अभी रिसेंटली। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है आईआईटी मद्रास एनुअल कल्चर फेस्टिवल सारंग बिगिंस टुडे। एक्चुअली में ये 3 साल के बाद हो रहा है। कोविड की वजह से 2019 के बाद इसका आयोजन हो नहीं पाया था और अब जाकर के इसका आयोजन हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें भारत भर के बहुत सारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं, कैंपस हैं, वहां के स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट एक प्रकार से कहें आते हैं यहाँ पर और ये संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। 80,000 से ज्यादा छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार होता है। नाम होता है इसका सारंग। तो इस बार आईआईटी मद्रास में ये आयोजित किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा प्रकार की खेल और प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। अब आईआईटी मद्रास आया है तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड हम लोग कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। आईआईटी मद्रास एक तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है भारत में, तो इस वजह से हमेशा चर्चे में रहता है और अपने कार्यों के लिए हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है। जैसे भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए इसने आईबीएम के साथ साझेदारी की थी। आईबीएम आपको पता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास अभी चर्चे में आया था जब इसको राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया था, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने का भी इसने नया कारनामा किया, ये भी करने वाला पहला बना था, समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करना। और इसके अलावा भारतीय रेलवे ने इसी के साथ तो साझेदारी करी हुई है हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए। तो भारतीय रेलवे के लिए हाइपरलूप सिस्टम ये बना रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा जो पुस्तक है दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। जादूनामा ये पुस्तक है, ये लिखी गई है जावेद अख्तर के ऊपर, लेकिन लिखा है अरविंद मंडलोई ने। ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हैं अरविंद मंडलोई, जबकि ये पुस्तक लिखी गई है जावेद अख्तर के ऊपर, उनकी कहानियों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। और लॉन्च करने को के लिए भी इनको, इनकी बेटी को, इनके बेटे को बुलाया गया था। ठीक है, जावेद अख्तर, शबाना आजमी इनकी वाइफ हैं, जोया अख्तर इनकी बेटी हैं और फरहान अख्तर इनके बेटे हैं। तो ये जो जादूनामा बुक है, ये जावेद अख्तर की जर्नी के बारे में इसमें बताया गया है। और किसने बताया है? अरविंद मंडलोई ने। ध्यान रखिएगा, ये लेखक है। मंजुल पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। जावेद अख्तर के बारे में बात करें तो ये बहुत ही फेमस लेखक और गीतकार रहे हैं। 1999 में पद्मश्री और 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और कई बार फिल्म फेयर और साहित्य अकादमी अवार्ड वगैरह भी जीत चुके हैं। ये 2 सिविलियन अवार्ड पाए हैं, यानी 2 नागरिक सम्मान है, पद्मश्री और पद्म भूषण इनके नाम। अगला, यहाँ पर फिर से रिवीजन वाली बात वही। ठीक है, देखिए जब भी पुस्तकें और लेखक आती हैं तो आपके लिए ये रिवीजन पेज लाया जाता है। आप डेली एक बार बस रीडिंग लगाओ, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस एक बार रीडिंग लगाना है, रटना नहीं है। एक बार अगर डेली आप पढ़ोगे, जब जब आएगा तुरंत रिवाइज कर लोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी धीरे धीरे, बार बार रिकॉल करते करते। अनजान साक्षी के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा है। रोलर कोस्टर ये तमाल बंदोपाध्याय की बुक आई है। अंबेडकर ए लाइफ ये शशि थरूर ने लिखा। रिवोल्यूशनरी संजीव सान्याल ने। और चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई ने लिखा है। ऐसे ही फोर्क्स इन द रोड सी रंगराजन ने और फिट एट एनी एज एयर मार्शल पीवी अय्यर ने लिखा है। इंडियन नेवी रंजीत रॉय और अरित्रा बनर्जी ने। और द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा ने लिखा हुआ है। अगला, हर्बलाइफ ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी रिसेंटली हर्बलाइफ ने दोस्तों स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। स्मृति मंधाना आप सबको पता है, भारतीय महिला टीम की ये जानी मानी खिलाड़ी हैं, वर्तमान में उप कप्तान भी हैं। तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ये बन गई हैं फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इनसे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। और
तो फिलहाल इनको पोषक प्रायोजकों के रूप में नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनसे पहले हर्बलाइफ ने विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा जैसे कई भारतीय एथलीटों के साथ साझेदारी की हुई है, इनको अपना एम्बेसडर बनाया हुआ है। अच्छा, एम्बेसडर आए हैं, ब्रांड एम्बेसडर पिछले दिनों में जो जो चर्चे में आए थे उनका भी रिवीजन करेंगे। हर्बलाइफ स्मृति मंधाना को बनाया, बंधन बैंक के सौरभ गांगुली बनाए गए हैं, प्यूमा इंडिया की अनुष्का शर्मा, लुइस वितान की दीपिका पादुकोण बनाई गई हैं, नॉइज के विराट कोहली, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी को बनाया गया है। इनके अलावा अक्षय कुमार, ठीक है, ऋषभ पंत और वंदना कटारिया, ये सभी भी उत्तराखंड के ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। अर्बन गबरू के सूर्य कुमार यादव और नावी टेक्नोलॉजीज के MS धोनी है। नावी टेक्नोलॉजी, ये नावी वही वाली कंपनी है जो सचिन बंसल ने स्थापित करी हुई है। सचिन बंसल कौन है पता है ना? फ्लिपकार्ट के संस्थापक जो थे, फ्लिपकार्ट कंपनी को बेच दिए, उन्होंने ही आगे चल करके नावी की स्थापना की थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर रिवीजन सेशन है हमारा। हम लोग 10 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जो पिछले साल का करंट अफेयर था। तो अभी हाल ही में रंजीत रथ को किस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया? तो इनको OIL का नियुक्त किया गया है। MiG-21, भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन विमान को कब तक सेवा मुक्त करने का फैसला लिया है? 2025 तक सेवा मुक्त किया जाएगा। फॉर्चून 500 की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी सबसे ऊपर है? तो LIC कंपनी ये टॉप पर रही है। पिछली बार इसका IPO भी आया था तो इस वजह से भी ज्यादा चर्चे में रही थी। और न्यायाधीश NV रमना जो है 48वें नंबर के न्यायाधीश थे। इन्होंने अगले CGI पद के लिए किसको नाम की सिफारिश की? जस्टिस UU ललित की। तो 49वें नंबर। देखो, जो पिछला वाला चीफ जस्टिस होता है वो अगला वाले चीफ जस्टिस के लिए नाम की सिफारिश करता है, तो इन्होंने जस्टिस UU ललित की सिफारिश की थी। हालांकि ये ज्यादा दिन तक रहे नहीं, इनका कार्यकाल कम ही था, 74 दिनों का था। उसके बाद इनकी उम्र पूरी हो गई तो रिटायर होना पड़ा। इसके बाद इन्होंने किसके नाम की सिफारिश करी? जस्टिस DY चंद्रचूड़ की। तो वर्तमान में चंद्रचूड़ जी हैं भारत के CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश ने किया है। और वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष इंद्र टक्कर बनाए गए थे। 2 अगस्त 2022 को अभी हाल ही में लोकसभा सदन से वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 10 और रामसर साइट घोषित किए गए। अभी के टाइम पर भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है। उस टाइम पर 64 हुई थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 75 हो गई है आज के टाइम पर रामसर साइट। 48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? सूर्या और अजय देवगन ने जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों अभी अपर्णा सेन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपर्णा सेन, ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ये वेटरन एक्ट्रेस डायरेक्टर हैं। अपर्णा सेन बंगाली फिल्मों में भी एक्टिंग और डायरेक्शन का काम करती हैं। तो इनको अभी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जिसका अभी 15वां संस्करण आयोजित किया गया, वहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इन्होंने डेब्यू किया था 3 कन्या से, जो कि सत्यजीत रे की फिल्म थी, 1961 में आई थी। वहां से इन्होंने डेब्यू किया था। 1986 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला, अच्छा, आप लोग के लिए दोस्तों स्टैटिक जीके की ये ई बुक लाई गई है। ये ई बुक PDF फॉर्म में है और इस ई बुक की प्राइस है मात्र 49 रुपीज। इसमें कंटेंट क्या है पहले इसको समझिए। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर करके हर एक स्टैटिक पॉइंट को कवर कराया गया है। इसके अलावा हर एक चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से और इमेजेस के माध्यम से सजाया गया है, जिससे वो आपके माइंड में उसकी इमेज अच्छे से बच सके और आपको बोरिंग ना लगे। इसलिए हर चैप्टर के बाद उसका प्रैक्टिस सेट है, जिससे जैसे होता क्या है, आप ऐसे किसी बुक से अगर स्टैटिक पढ़ोगे तो फिर एक तो सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेंगे नहीं, दूसरी बात ये कि आपको केवल थ्योरी वन लाइनर मिलेगा, तो फिर आपको बोरियत लगने लगेगी, आप पूरा का पूरा तैयार ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपको ऐसा हो कि एक चैप्टर पढ़ाया जाए और उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाए, और वो भी चैप्टर जो हो वो एनिमेशंस के माध्यम से या इमेजेस के माध्यम से आपके माइंड में बढ़िया से रिकॉल करने के लिए वो याद कराया जाए, तब क्या होगा। मात्र 49 रुपए में अगर आप ये PDF अभी लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं।
हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलने वाली हैं। खेलों से संबंधित शब्दावलियां हैं, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं जो लेटेस्ट पूछी जाती हैं, स्वतंत्रता संग्राम के टाइम की पुस्तकें, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भारत के, ठीक है, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय लोकगीत, लोक नृत्य, मेट्रो, रेलवे, बहुत सारी चीजें हैं। नोटों पर छपी आकृतियां, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, स्टैटिक जीके का रोल अब बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं MZT ऐप से या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। अभी के लिए 49 में है, आगे इसका प्राइस भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जिसको इसको लेना है उसको ले ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले शुरुआत में जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो इस दाम में पा जाएं, जिससे दाम बढ़ने के बाद उनको दिक्कत ना हो। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की भविष्यवाणी की? तो विश्व बैंक ने दोस्तों 2023 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया है कि अब ये होगा 6.9%। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। 2023 के लिए इन्होंने प्रेडिक्शन किया 6.9% का। फिलहाल ये 6.9% से बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई वाली अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। आपको पता है कोविड के बाद से दुनिया में कोई भी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है जितना कि इंडिया बढ़ रहा है। और वहीं वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबली जो इकोनॉमिक ग्रोथ जारी की है उसमें भी घटौती की है। इसने बताया है 3% की जगह अब 1.7% की दर से वैश्विक विकास दर या कहें ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी 1.7% से। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका भी हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मलपास, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC बताया मैंने। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में रोज क्रिस्टियन को नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में गैबॉन के प्रेसिडेंट ने अपनी पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त किया है, जो कि है रोज क्रिस्टियन। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इमेज में रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा, ये फर्स्ट एवर फीमेल वाइस प्रेसिडेंट होंगी गैबॉन की। हालांकि देखो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री थी रोज क्रिस्टियन ओसोका रापोंडा, इन्हीं को उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी हुई, आगे चल करके पहली महिला उपराष्ट्रपति भी ये हो गई हैं, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री का पद था वो इन्होंने दे दिया है एलेन क्लाउड बिली बॉय नेज को, जो कि पूर्व मंत्री थे, इनको प्रधानमंत्री इन्होंने बना दिया। तो वहां के प्रेसिडेंट अली बोंगो ने वहां के वाइस प्रेसिडेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर दोनों की नियुक्ति करी हुई है। फिलहाल गैबॉन आया है, चलिए वर्ल्ड मैप पे देखते हैं गैबॉन है कहां पर। तो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आप आओगे अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ। तो अफ्रीका में आने के बाद आपको इधर आना है पश्चिम साइड में, तो यहां पर आपको बीच में ही दिख जाएगा एक देश गैबॉन, ये रहा, ठीक है। ये जो कंट्री है ये है गैबॉन, और लिब्रेविले जो है ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पर बिल्कुल इधर कोस्टल एरिया है, तो ये यहाँ की है कैपिटल, ठीक है, गैबॉन की। यहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में किस भाषा को शामिल करने का फैसला किया? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि वहां के स्कूलों में अब पंजाबी पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी लैंग्वेज बहुत तेजी के साथ विकसित हो रही है, बढ़ रही है। तो उन्होंने इसको देखते हुए फैसला लिया है कि अब बच्चों को भी उनके सिलेबस में पंजाबी लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो वहां पर 2,39,000 से ज्यादा लोग ऐसे ही हो गए हैं अब आज के टाइम पर जो इस भाषा का घर पर यूज कर रहे हैं। तो प्री प्राइमरी से 12वीं तक के लिए नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा, नया सिलेबस लॉन्च किया जाएगा, जिसमें छात्रों को पंजाबी पढ़ाया जाएगा, पंजाबी पढ़ने का भी विकल्प होगा। वहां के शिक्षा मंत्री सू एलेरी ने इसकी घोषणा करी है। अब ऑस्ट्रेलिया आया है, ऑस्ट्रेलिया को भी वर्ल्ड मैप में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये रहा प्यारा भारत अपना, यहाँ से आपको इस साइड में आना है। तो यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। और यहाँ की करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम दिल्ली के लाल किले में एक साउंड प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बेसिकली 3 चरणों में भारत की आजादी के संघर्ष को दिखाया गया।
ये 3 चरणों में 3 चीजें दिखाई गई। एक में तो मराठाओं के उदय को दिखाया गया, एक में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, और एक भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय को दिखाया गया। तो 3 हिस्सों में कैटेगराइज करके लाल किले पर जय हिंद नाम के शीर्षक से लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेशन अपना ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए जीके के प्रश्न। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना एक किसका उदाहरण है, ये पूछा गया था। तो संयोजन और क्रिया ये मानी जाएगी। किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव में भाग लिया? यूनाइटेड किंगडम ने। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। ये इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं किया जाता है। एशियाई शेरों की आबादी सबसे बड़े पैमाने पर कहां पर है, किस नेशनल पार्क में? तो गिर नेशनल पार्क में है, गुजरात में। बंगाल के सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय इनमें से किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी। साथ ही साथ ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी। और डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनिश घोष, इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। बर्मिंघम में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, लक्ष्य सेन ने जीता था। कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार यानी ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो सर्पगंधा होती है। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का सर्वाधिक निर्यातक बना है? तो वो भारत बना था। और लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 में के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एथलेटिक खेल के ये थे टीपी ओसेफ। ये सारी चीजें जो हैं ये एग्जाम में पूछी गई जो चीजें होती हैं, ये सबका सब आपका करंट अफेयर में कवर कराया जाता है। अभी ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है। कुछ दिनों के बाद मैं आपको सीजीएल का और एसएससी जीडी का भी एनालिसिस करवाऊंगा, पर डे क्वेश्चन ऐड करवाऊंगा। ठीक है, तो आप बस रेगुलर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली का डेली वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो आप लोग पैनिक मत किया कीजिए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चीजें समझाने में लंबा हो जाता है पार्ट। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए घबराए मत कीजिए। विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने पूछा था कल आपसे, 1975 में पहली बार हुआ था नागपुर में। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये अभी एसएससी जीडी में भी पूछा गया था क्वेश्चन। आज आपको क्या बताना है, 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? अगला, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर प्रयास करना लिखने का। इसके अलावा इसकी क्विज और पीडीएफ जरूर आप लोग डाउनलोड और प्राप्त कर लिया करो एमजीटी ऐप से। अच्छा, आज कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कितने लोग हैं अपने से जो डेली जाकर के क्विज सॉल्व करते हैं। जितने लोग सॉल्व करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।